केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 15 अगस्त का विशेष शो आजादी के जेन जी। आज जब हम जेन जी की बात करते हैं तो लगता है कि ये शब्द सिर्फ सोशल मीडिया, रील्स और हैशटैग का है, लेकिन सच तो ये है कि जेन जी कोई आज नहीं आई है, हर देश काल में रही है। आजादी से पहले भी एक जेन जी थी, वो जेन जी जो देश के लिए मरने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके होठों पर नारा था जीना है तो मरना सीखो। खुदीराम बोस 18 साल के थे, करतार सिंह सराभा 19 के, राजगुरु 22 के, भगत सिंह 23 के। ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये नाम आज भी हमें याद दिलाते हैं कि युवा पीढ़ी जब ठान लेना तो साम्राज्य हिल जाते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं उस जेन जी की कहानी की ओर जो ट्रेंड तो नहीं करती लेकिन इतिहास रचती थी। सबसे पहले देखिए सबसे युवा शहीद की कहानी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर में हुआ। सिर्फ 15 की उम्र में बंगाल विभाजन के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी 10 दिसंबर 1888 को बोगरा यानी आज के बांग्लादेश में पैदा हुए। उन दिनों कलकत्ता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बड़ा कुख्यात था, भारतीयों के प्रति बेहद क्रूर। उसे ठिकाने लगाने का जिम्मा मिला प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को। सरकार ने लोगों के आक्रोश का अंदाजा लगाते हुए किंग्सफोर्ड को सेशन जज बनाकर मुजफ्फरपुर भेज दिया। रजिस्टर्स ऑफ मार्टर्स किताब के मुताबिक 30 अप्रैल 1908 की घटना सुनिए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को ठिकाने लगाने पहुंचे। गलतफहमी हो गई, किंग्सफोर्ड बच गया। दोनों क्रांतिकारी वहां से भागकर समस्तीपुर पहुंचे। तभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 21 दिन बाद खुदीराम बोस पर मुकदमा शुरू हुआ। जब फांसी की सजा दी गई तब खुदीराम बोस के चेहरे पर भय की जगह मुस्कान थी। जज ने हैरान होकर पूछा, सजा का मतलब समझते हो? इस पर खुदीराम बोस हंसकर बोले, जज साहब, थोड़ा समय मिल जाए तो आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। इसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। 13 जुलाई 1908 मुजफ्फरपुर के सेशंस कोर्ट में जज कॉर्नडॉफ ने मौत की सजा सुनाई। 8 जुलाई 1908 मौत की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 13 जुलाई 1908 हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी और मौत की सजा बरकरार रखी। सजा सुनाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में 8 अगस्त 1908 को अपील की गई, लेकिन 9 अगस्त 1908 को हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए मौत की सजा बरकरार रखी। 11 अगस्त 1908 को महज 18 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 12 अगस्त 1908 अगले दिन के अखबार ने उनकी मौत की हेडलाइन बनाई, डाइड चीयरफुल एंड स्माइलिंग। यानी जब खुदीराम बोस को फांसी लगाई गई तब उनके चेहरे पर हंसी और खुशी के भाव थे। उनकी निर्भीकता की ये कहानी देश भर में फैल गई। 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस ने एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने के मकसद से उनकी बग्घी पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त बग्घी में बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी मौजूद थीं, जिनकी इस हमले में मौत हो गई और इसी केस में खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन सुनवाई के दौरान जो हुआ वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। खुदीराम को फांसी की सजा के ऐलान के बाद खुदीराम ने कहा कि चिंता मत कीजिए, पुराने समय में राजपूत महिलाएं बिना किसी डर के मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तो आग में कूद जाती थीं। मैं भी बिना किसी भय के अपनी मृत्यु स्वीकार करूंगा।
अब सुनिए प्रफुल्ल चाकी की कहानी। उन्होंने समस्तीपुर से मोकामा घाट का टिकट लिया। उसी रेलगाड़ी में सब इंस्पेक्टर नंदलाल बैनर्जी भी था। नंदलाल को प्रफुल्ल चाकी पर संदेह हुआ। पूछने पर प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस वाले को बताया कि मेरा नाम दिनेश चंद्र राय है। 1 मई 1908 को जब ट्रेन मोकामा रेलवे स्टेशन पहुंची, तब सब इंस्पेक्टर नंदलाल गाड़ी से उतर गया। लेकिन प्रफुल्ल चाकी जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, नंदलाल ने रेलवे के सिपाहियों के साथ प्रफुल्ल को घेर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने भी देर नहीं लगाई। संकल्प था कि अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होंगे, तो खुद को गोली मार दी। कहते हैं कि इंस्पेक्टर नंदलाल शहीद प्रफुल्ल चाकी का सिर काटकर कलकत्ता ले गया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब इंस्पेक्टर नंदलाल पोस्ट ऑफिस जा रहा था, किसी ने उसे गोली मार दी। पता नहीं चल पाया वो कौन था। खुदीराम 18 साल के थे। आज की उम्र में लड़के कॉलेज जाते हैं, इस उम्र में करियर की प्लानिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं। लेकिन खुदीराम ने उसी उम्र में फांसी के फंदे को अपने गले का हार बना लिया। सोचिए, जब जज ने उन्हें मौत की सजा सुनाई तो वो मुस्कुराए। जब फांसी पर चढ़े तो हाथों में भगवत गीता थी और होठों पर वंदे मातरम। ये कोई सामान्य साहस तो नहीं था, ये वो जुनून था जो सिर्फ देश के लिए मरने वाले युवाओं में होता है। प्रफुल्ल चाकी भी जीते जी अंग्रेजों के हाथ तो नहीं आए। उन्होंने आखिरी सांस तक गुलामी के आगे समर्पण नहीं किया। और ये थे आजादी के पहले जेनजी, जिन्होंने साबित किया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन देशभक्ति सबसे बड़ी, बहुत ऊपर होती है। इन्हें वायरल होने की तो कोई चाह नहीं थी, लेकिन इतिहास बनाने का जुनून था। इनके फॉलोअर्स किसी वर्चुअल दुनिया से नहीं थे, ये करोड़ों देशवासियों की उम्मीदें और हौसला थे। और इनकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन इनके इरादे एक पूरी सल्तनत से भी बड़े। और अब इस फहरिस्त में अगला नाम है क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कन्हेरे और मदन लाल ढींगरा। 2 नौजवान जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जवानी शुरू होने से पहले ही देश के नाम कर दी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जेन जी की कहानी है जिसने अपनी उम्र नहीं देखी, सिर्फ अपना मकसद देखा। पहले बात करते हैं अनंत लक्ष्मण कन्हेरे की। 7 जनवरी 1892 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जन्म हुआ। उस समय महाराष्ट्र में अभिनव भारत नाम का एक क्रांतिकारी युवा संगठन बना था। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर, अनंत भी इस संगठन से जुड़ गए। 1909 में अंग्रेज सरकार ने विदेशी सरकार के विरुद्ध लिखने के आरोप में गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले से क्रांतिकारियों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने इसका बदला लेने का निश्चय किया। तब नासिक के कलेक्टर जैक्सन को इसका जिम्मेदार माना गया और उसे ठिकाने लगाने की योजना बनी। 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन एक नाटक देखने पहुंचा, तो अनंत उसके सामने आए और पिस्टल से 4 गोलियां चला दी। जैक्सन की मौके पर ही मौत हो गई। गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला। 19 अप्रैल 1910 को अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को फांसी दे दी गई। शरीर मिटा, विचार नहीं। जानते हैं कोर्ट में जज के सामने अनंत ने क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार का बदला ले लिया। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे मदन लाल ढींगरा से बहुत प्रभावित थे। इसके पीछे की कड़ी समझिए। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की और फिर हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उनके इस बलिदान ने भारत के युवाओं पर बड़ा असर डाला। अभिनव भारत संगठन से जुड़े नौजवान भी प्रभावित हुए। अनंत कन्हेरे उसी संगठन का हिस्सा थे। अनंत कन्हेरे की फांसी से करीब साल भर पहले 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को लंदन की पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। ढींगरा का जन्म 18 फरवरी 1883 को अमृतसर में हुआ। पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए, जहां उनका संपर्क भारतीय क्रांतिकारियों से हुआ। उस वक्त लंदन में विलियम कर्जन वाइली नाम का ब्रिटिश अधिकारी चर्चा में था। उसे भारतीयों पर होने वाले अत्याचार के लिए जिम्मेदार माना जाता था। 1 जुलाई 1909 की शाम वाइली इंडियन नेशनल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में पहुंचा। ढींगरा ने वाइली के ऊपर 5 गोलियां मारी थी।
जिनमें से 4 निशाने पर लगी। गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किए गए। जज के सामने ढींगरा ने कहा कि मातृभूमि के लिए जान देना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। लंदन में ढींगरा का बलिदान इतना असरदार हुआ कि पूरे भारत में क्रांति की लहर उठ गई। उनकी शहादत पर लाला हरदयाल ने कहा, अंग्रेज भले ही ये सोचे कि फांसी देकर उन्होंने आजादी की आवाज दबा दी, लेकिन असल में यही आवाज आगे चलकर भारत को आजाद कराएगी। अनंत कन्हेरे 18 साल के थे और मदनलाल ढींगरा यही कोई 25-26 साल के रहे होंगे। एक ने भारत में अंग्रेज अफसर को गोली मारी तो दूसरे ने लंदन की धरती पर। दोनों ने साबित किया कि क्रांति की कोई सीमा नहीं होती, ना उम्र की ना जगह की। मदनलाल ढींगरा का परिवार ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, लेकिन उन्होंने परिवार की सुविधाओं को ठुकरा दिया। 1909 में जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी और फिर अपने देश के लिए फांसी के फंदे तक पहुंच गए। तो आज जब हम विदेश में पढ़ने वाले युवाओं की बात करते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि 1909 में भी एक युवा लंदन में पढ़ाई कर रहा था। उसने वहीं से देश के लिए अपनी जान दी। आजादी का अगला जेनजी अमेरिका से है। गदर पार्टी का सबसे युवा जनरल करतार सिंह सराभा। वो सिर्फ गदर आंदोलन के एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो भगत सिंह के हीरो थे। जिस उम्र में आज के युवा अपने हीरो को फॉलो करते हैं, सोचिए उस उम्र में भगत सिंह का पूरा फोकस ही अपने रोल मॉडल यानी करतार सिंह सराभा पर था। करतार सिंह सराभा यानी वो लड़का जो भगत सिंह का भी हीरो था। करतार का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के सराभा गांव में हुआ। पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में साइंस पढ़ रहे थे। तभी भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव और अपने देश की गुलामी की तस्वीरें देखकर मन के अंदर कुछ बदलने लगा। 1913 में जब गदर पार्टी बनी तो करतार सिंह ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी और लाला हरदयाल के साथ मिलकर क्रांतिकारी अखबार गदर चलाने में जुट गए। यह अखबार इतना पॉपुलर हुआ कि इसे गुरमुखी, गुजराती, बंगाली, नेपाली और पश्तो जैसी कई भाषाओं में छापा जाने लगा। गुरमुखी संस्करण की पूरी जिम्मेदारी करतार सिंह ने अपने ऊपर ली। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन भी इसमें उलझ गया तो गदर पार्टी को लगा यही समय है। उसी साल अगस्त में अखबार में एक संदेश छपा, योद्धाओं, वो मौका आ गया है जिसका इंतजार तुम कर रहे थे। इसके बाद हजारों भारतीय अमेरिका और कनाडा से भारत लौटने लगे ताकि देश में बड़ा विद्रोह किया जा सके। करतार सिंह भी भारत लौट आए, लेकिन भारत में क्रांति की योजना बनाते समय अंदर से ही किसी ने मुखबिरी कर दी। पुलिस ने करतार सिंह को उनके साथियों समेत सरगोधा के पास से पकड़ लिया और लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। इसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा चला। और सबसे दिलचस्प बात, करतार सिंह ने अपने साथियों को बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर ले ली। मात्र 19 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद करतार सिंह सराभा गदर समाचार पत्र के मुख्य संपादकों में से एक थे। अमेरिका से पढ़कर आए थे। अपनी सभाओं में करतार सिंह अक्सर कहा करते थे, हे हृदय, देश की सेवा बड़ी कठिन है, बातें बनाना बड़ा आसान है। जो लोग इस सेवा मार्ग पर अग्रसर हुए उन्हें लाखों मुसीबतें झेलनी पड़ी। क्रांतिकारी भाई परमानंद ने अपनी किताब में करतार सिंह की जेल की जिंदगी का जिक्र किया है। उनके मुताबिक सराभा को कोठरी में हथकड़ी बेड़ियों में रखा जाता था और सिपाही उनसे बहुत डरते थे। फिर भी मौत सर पर मंडराने के बावजूद वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। भाई परमानंद के मुताबिक करतार सिंह बड़े साहसी थे और जो काम कोई और नहीं कर सकता था उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहते। उन्हें मुश्किल राह पर चलने में सुख मिलता था।
13 नवंबर 1915 को करतार सिंह को फांसी दे दी गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 19.5 साल थी। सबसे कमाल की बात यह है कि भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे। कहा जाता है कि भगत सिंह अपनी जेब में करतार सिंह की एक तस्वीर रखते थे। नौजवान भारत सभा की हर मीटिंग सराभा की तस्वीर से शुरू होती थी। एक 19 साल का लड़का जिसने पढ़ाई और करियर छोड़कर देश को चुना, वो आगे चलकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की प्रेरणा बना। यही करतार सिंह सराभा की सबसे बड़ी विरासत है। करतार सिंह सराभा की एक गजल भगत सिंह अक्सर गुनगुनाया करते थे। मैं हिंदी, ठेठ हिंदी, जात हिंदी, नाम हिंदी है। यही मजहब, यही फिरका, यही है खानदान मेरा। मैं इस उजड़े हुए भारत का एक मामूली जर्रा हूं। यही बस एक पता मेरा, यही नामो निशान मेरा। करतार सिंह सराभा सिर्फ 19 साल के थे जब उन्हें फांसी हुई। भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, वो 19 साल के युवा को अपना आदर्श मानता था। सराभा ने अमेरिका में रहकर भी भारत की आजादी के लिए कितना संघर्ष किया। पढ़ाई छोड़ दी, आराम छोड़ दिया, अपनी जवानी छोड़ दी और आखिर में अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। सिर्फ एक सपना देखा, आजाद भारत का। ये वो जेनजी थे जो समुद्र पार से क्रांति की चिंगारी जला रहे थे। लेकिन उस वक्त देश में क्या चल रहा था? अब कहानी अमेरिका से लौटकर सीधे पहुंचती है काकोरी, जहां आजादी की लड़ाई में एक ट्रेन रुकी थी। कुछ नौजवान उतरे थे और अंग्रेजी हुकूमत को बता दिया था कि उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। अब आपको काकोरी के जेन जी का जज्बा दिखाते हैं। 9 अगस्त 1925 शाम का वक्त 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जैसे ही काकोरी रेलवे स्टेशन से गुजरी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चेन खींच दी। ये काकोरी कांड की सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी थी। कहा जाता है कि ये काम अशफाक उल्लाह खान की अगुवाई में हुआ। ट्रेन रुकते ही रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद बाकी साथियों के साथ ट्रेन में घुसे और सरकारी खजाना लूट लिया, जिसे उन्होंने एक चादर में बांधकर अपने साथ ले गए। इस पूरे ऑपरेशन में ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर को नीचे उतारा गया और काम पूरा होने के बाद ड्राइवर को छोड़ दिया गया। पूरी घटना बमुश्किल कुछ मिनटों में अंजाम दी गई। डकैती के 1 महीने बाद तक किसी भी क्रांतिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने पूरे इलाके में जांच का जाल बिछा दिया। बाद में अशफाक अकेले ऐसे थे जिनका पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। वो शाहजहांपुर छोड़कर पहले बनारस गए, फिर बिहार गए, जहां उन्होंने पहचान छिपाकर एक इंजीनियरिंग कंपनी में करीब 10 महीने तक नौकरी की। इस बीच वो दिल्ली आए, अपने एक पुराने दोस्त से मिले, लेकिन इसी दोस्त ने अंग्रेजों के इनाम के लालच में आकर पुलिस को उनकी खबर दे दी। 17 जुलाई 1926 की सुबह अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया और फैजाबाद जेल भेज दिया गया। 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में जन्मे अशफाक उल्लाह खान एक बेहतरीन उर्दू शायर भी थे। जेल में रहते हुए अशफाक ने कुरान का पाठ शुरू किया, नियमित नमाज पढ़ने लगे और रमजान के रोजे भी पूरी सख्ती से रखे। 19 दिसंबर 1927 की शाम फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई, हाथ में कुरान लिए हुए। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की कहानी थोड़ी अलग है। वो काकोरी कांड के बाकी फरार साथियों जैसे लंबे समय तक बच नहीं पाए। असल में लाहिड़ी एक दूसरे मामले में पकड़े गए, जिसे दक्षिणेश्वर बम विस्फोट कांड कहा जाता है, लेकिन बाद में उन्हें काकोरी कांड के लिए भी मुकदमे में घसीटा गया। 23 जून 1901 को बंगाल के पाबना जिले में जन्मे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी पढ़ाई के लिए बंगाल से बनारस आए थे। काकोरी कांड के समय वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्र थे। पढ़ाई के दौरान ही वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आए
और HRA में उन्हें वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर बनाया गया। इस दौरान वो पहचान छुपाने के लिए कभी चारू, कभी जवाहर तो कभी जुगल किशोर बनकर काम करते थे। गिरफ्तारी और मुकदमे के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। दिलचस्प बात यह है कि 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में उन्हें तय तारीख से 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि लाहिड़ी को उनके साथी जेल से छुड़ा ले जाएंगे। जिस दिन उन्हें फांसी होनी थी उस दिन सुबह उन्होंने भगवत गीता पढ़ी और व्यायाम भी किया। कहा कि मैं मरने नहीं बल्कि आजाद भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। देखिए, काकोरी कांड सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये क्रांति के फंड जुटाने का एक साहसिक कदम था। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान दोनों ने एक साथ संघर्ष किया, एक साथ फांसी पर चढ़े, साबित किया कि देशभक्ति का कोई धर्म नहीं होता। आज जब हम एकता की बात करते हैं तो इन दोनों युवाओं को याद करना चाहिए। उम्र 26-27 साल, आज की जेन जी की उम्र, और अब क्रांति की वो तिकड़ी जिसके नाम से एक अजीब सा रोमांच जाग जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये भी वो जेन जी थे जिन्होंने अपनी उम्र नहीं देखी, सिर्फ अपना मकसद देखा। भारत की आजादी की लड़ाई में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उनके हौसले किसी पहाड़ से कम नहीं थे। भगत सिंह, शिवराम हरी राजगुरु और सुखदेव थापर ये आजादी के असली जेन जी कहे जाते थे। उम्र के जिस पड़ाव में युवा अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, उस 22-23 साल की छोटी सी उम्र में इन तीनों वीरों ने फांसी के फंदे को अपना लिया। शिवराम राजगुरु 22 वर्ष, भगत सिंह 23 वर्ष और सुखदेव थापर 23 वर्ष के थे जब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। इन तीनों महानायकों की कहानी चर्चा में तब आई जब 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। क्रांतिकारियों ने इसे अंग्रेजी दमन का परिणाम माना और इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को सबक सिखाने का फैसला लिया। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथियों ने पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी। उनका निशाना पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट था, जिसे लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार माना गया, लेकिन पहचान की गलती से सैंडर्स को मारा गया। इसके बाद क्रांतिकारी अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन उनका मकसद केवल बदला लेना नहीं था। वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत तक उनकी आवाज पहुंचे और देश के युवाओं को आजादी की लड़ाई के लिए जगाया जाए। 16 मई 1925 में मशहूर हिंदी साप्ताहिक पत्र मतवाला में भगत सिंह ने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था युवक। इस लेख को भगत सिंह ने बलवंत सिंह नाम से लिखा था। इसमें युवाओं को लेकर भगत सिंह के विचार सुनिए। युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वो गिर सकता है अधपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वो देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभयदान दे सकता है। फिर आया 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम का मकसद किसी की हत्या करना नहीं था। विस्फोट के बाद दोनों ने भागने के बजाय वहीं खड़े होकर पर्चे फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी दी। हैरानी इस बात की है कि भगत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी हुई असेंबली केस में, लेकिन फांसी की सजा मिली सैंडर्स हत्या मामले में, क्योंकि एक साथ जयगोपाल सरकारी गवाह बन गया था। इसकी गवाही की वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की पहचान हो गई, जिससे तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये तीनों क्रांतिकारी विद्रोह, साहस और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक बने। इनकी शहादत ने पूरे भारत के युवाओं में जबरदस्त एनर्जी पैदा की। उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन इतिहास में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जगह हमेशा के लिए बड़ी हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव
तीनों की उम्र आज के कॉलेज के छात्रों जैसी ही थी। उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को चुनौती दी, असेंबली में धमाका किया, लेकिन सिर्फ अपनी आवाज अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाने के लिए। फांसी से एक दिन पहले भी भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। सोचिए, 23 साल की उम्र में मौत के सामने मुस्कुराना कितना बड़ा साहस है। ये तीनों नाम आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। ये सिर्फ शहीद नहीं थे, ये वो जेन ज़ी थे जिन्होंने देश को जगाया। अब आखिरी नाम सिंध के भगत सिंह, हेमू कालाणी का, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को हिलाने के लिए रेल की पटरी ही उखाड़ दी। ये कहानी है 19 साल के एक लड़के की, जिसे अंग्रेज सरकार फांसी से बचाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद मौत को गले लगाना चुना। ये कहानी है हेमू कालाणी की, जिसे सिंध का भगत सिंह कहा जाता है। हेमू का जन्म 23 मार्च 1923 को अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में हुआ। संयोग देखिए कि ये वही तारीख है जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। शायद यही वजह रही कि बचपन से ही हेमू के मन में भगत सिंह के लिए गहरा सम्मान था। हेमू का सपना था कि वो भी भगत सिंह की तरह देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल जाए। पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छे तैराक, साइकिल चालक और धावक भी थे। 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग फैली, तब हेमू भी इसमें कूद पड़े। सिंध में हेमू की स्वराज सेना को एक गुप्त जानकारी मिली। पता चला कि बलूचिस्तान में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए 23 अक्टूबर 1942 की रात अंग्रेज सैनिकों, हथियारों और बारूद से भरी रेलगाड़ी सक्खर शहर से गुजरते हुए क्वेटा जा रही है। अक्टूबर 1942 में क्रांतिकारी हेमू कालाणी को सूचना मिली कि ब्रिटिश सेना की हथियारों और बारूद से लदी एक स्पेशल ट्रेन सिंध के रास्ते बलूचिस्तान जा रही है, जिसका इस्तेमाल भारतीय क्रांतिकारियों को कुचलने में होना था। इस जानकारी के बाद 23 अक्टूबर 1942 की रात हेमू और उनके साथी ट्रेन रोकने के मकसद से पटरी के नट बोल्ट खोलते नजर आए। पुलिस को आता देख हेमू ने अपने साथियों को भगा दिया और खुद पकड़े गए। हेमू कालाणी ने कहा कि यदि युवावस्था मातृभूमि के काम न आए तो वो केवल बीत जाने वाला समय है। सक्खर में ही रहने वाले हेमू ने ट्रेन को बेपटरी करने का जिम्मा अपने कंधे पर लिया। साथ में 2 साथी नंद और किशन, तीनों एक सुनसान जगह पर पहुंचे। हेमू ने रिंच और हथौड़ी की मदद से पटरियों को उखाड़ना शुरू किया। तभी पुलिस की गश्ती टीम पहुंच गई। दोनों दोस्त भाग गए, हेमू पकड़े गए। पुलिस ने हेमू से पूछा, दोस्तों का नाम क्या है? हेमू का हर बार यही जवाब होता, मेरे 2 साथी थे, रिंच और हथौड़ा। अंग्रेजों ने हेमू पर दबाव डाला, साथियों के नाम बता दो, सजा माफ कर दी जाएगी। सिंध के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने खुद वाइसरॉय से याचिका दायर कर हेमू को फांसी न देने की अपील की। वाइसरॉय भी इस शर्त पर राजी था कि हेमू अपने साथियों का नाम पता बता दे, लेकिन हेमू ने ये शर्त सिरे से ठुकरा दी। 19 साल के लड़के ने अपनी जान की कीमत पर भी दोस्तों को धोखा देना गवारा नहीं किया। हेमू कालाणी सिर्फ 19 साल के थे। अंग्रेजों ने माफी का लालच भी दिया, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। उन्होंने अपनी जान देना मंजूर किया, लेकिन अपने साथियों से गद्दारी करना बिल्कुल मंजूर नहीं। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये वफादारी थी। ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये था अपने उसूलों पर आखिरी सांस तक कायम रहना। तो आज जब हम युवाओं से ईमानदारी और साहस की बातें करते हैं, तो हेमू कालाणी को हमें जरूर याद करना चाहिए। 21 जनवरी 1943 को हेमू को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने बस यही कहा कि फिर से भारत की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों के साथ वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। 1947 में भारत के विभाजन पर सिंध में दंगे हुए, जिसके बाद हेमू की मां भी भारत आ गई। दोस्तों, जब आप तिरंगा फहराएं तो सिर्फ सलामी मत दीजिएगा, इन नामों को भी याद कीजिएगा। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अनंत कन्हेरे, मदनलाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा,
राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और हेमू कालाणी। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों पर लिखे नाम नहीं है, ये अपने दौर की जेन ज़ी थे। उम्र में छोटे लेकिन हिम्मत में पहाड़ जैसे। इनके पास आज की तरह सोशल मीडिया का पावर नहीं था, लेकिन अपनी बात कहने का जज्बा पूरा था। आज की जेन ज़ी से बस इतना ही कहना है कि अपनी आवाज उठाइए, सवाल पूछिए, सपने भी देखिए, आगे बढ़िए। लेकिन जब बात देश की हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखिए, देश सबसे ऊपर है। जय हिंद, वंदे मातरम।